नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम अफसरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शर्मा और अफसरनामा के इस सफर में इंडिया न्यूज पहुंचा है नूंह, जहां आपको रूबरू कराएंगे उपायुक्त नूंह आईएएस अधिकारी मनीराम शर्मा से। अफसरनामा के इस सफर में हम आपको रूबरू कराएंगे 2009 बैच के आईएएस अधिकारी मनीराम शर्मा से। मनीराम शर्मा जो कि राजस्थान के एक गरीब मजदूर परिवार में जन्मे मनीराम शर्मा, जो कि हालांकि परिवार में कोई और ज्यादा शिक्षित नहीं था, लेकिन अपनी योग्यता और अपनी लगन के तहत इन्होंने मेहनत करी और आईएएस के इस मुकाम पर पहुंचे। उपायुक्त महोदय जो है सबसे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर आते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज अपने यहाँ पर करते हैं और उसके बाद जो है दिन की अपनी दिनचर्या की शुरुआत यहाँ पर उपायुक्त द्वारा की जाती है। हमारे साथ हैं 2009 बैच के आईएएस अधिकारी मनीराम शर्मा जी, जो कि उपायुक्त हैं नूंह के। सीधे इन्हीं से आपको रूबरू कराएंगे। मनीराम जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम अफसरनामा में। आपसे हम बात करना था, क्योंकि जिस तरीके से जहां तक अब तक हमने जाना, राजस्थान के एक गरीब परिवार में आप जन्मे, तो किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ तक आप पहुंचे? सबसे पहले तो शुरुआत अगर हम इसी चर्चा से करें तो। एक्चुअली जहाँ तक शिक्षा की बात है तो आज भी मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है, और जो निकटतम का स्कूल है वो मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं और मेरे गांव के अन्य सभी बाल बच्चे जो थे वो 5 किलोमीटर दूर हम पैदल पढ़ने जाते थे। कुछ के पास चप्पल होती थी तो कुछ बिना चप्पल भी जाते थे। तो इस तरह हमने उस सरकारी स्कूल है वहां से 12वीं क्लास पास की थी। 12वीं पास करने के बाद और फिर नौकरी और पढ़ाई लिखाई साथ साथ चलती रही। तो 1996 में पहली बार मैं क्लर्क बना, उसके बाद और 3rd ग्रेड स्कूल टीचर भी बना। देवली कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर भी रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिसर्च एसोसिएट के साथ साथ एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी की। इसके बाद मेरा आरएएस में सिलेक्शन हुआ और आईएएस एकेडमी में रहा। आईएएस भी 3 बार क्लियर किया था, 2004, 2005 और 2007 में। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं पूरी तरह से बहरा था, टोटली डेफ। 2004 और 5 में तो उस वक्त रिजर्वेशन और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था हैंडीकैप कैटेगरी में। 2007 में जब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो वो भी ओनली फॉर पार्शियली डेफ था, मतलब कि आंशिक रूप से बहरा। तो आंशिक रूप से बहरा का मतलब कि आप 70 डेज फॉर हियरिंग लॉस हो और मशीन की मदद से आप सुन सकें। बट इन माई केस इट वाज टोटली डेफ विच मीन्स प्रोफाउंड लॉस ऑफ हियरिंग। सो डीओपीटी ने 30वीं बारी मुझे आईएएस नहीं दिया। इसके बाद ये अखबारों में बार बार प्रकाशित होती है कहानी, तो लोगों ने लगभग 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया डोनेट का, और आरएमएल हॉस्पिटल में मेरा इम्प्लांट हो गया, कोक्लियर इम्प्लांट। तो मैं सुनने लग गया। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्पीच थेरेपी मैं बोलने भी लग गया, शब्द समझने भी लग गया और मुझे आईएएस मिल गया। 2009 में पहली पोस्टिंग आपको नारनौल में मिली थी, लेकिन केवल 5 ही दिन की पोस्टिंग रही थी। उसके बाद आपको नूंह भेजा गया था। मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2009 में मुझे नारनौल हरियाणा की पोस्टिंग नहीं मिली थी। मेरा कैडर मणिपुर था और 5 साल में मणिपुर में रह के आया हूँ। तो मणिपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग से शुरू की थी और फिर वहीं पर मैंने एसडीएम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सीओ जिला परिषद और वहीं पर 4 महीने डीसी भी रहा था मैं। तो ये सारे 5 साल वहीं रहा था। यहाँ तो हरियाणा में से ये कि मैं जनवरी 2015 में आया था, तो मुझे नारनौल भेजा था। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि मणिपुर के पिछड़ेपन और मेवात के पिछड़ेपन में काफ़ी समानता है। तो मुझे लगा 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मणिपुर में, उसके बनस्पत मेवात मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
तो यही मैंने 13 महीने एडीसी ग्रुप में काम किया। उसके बाद सरकार ने उचित समझा तो 6 महीने पहले ही मुझे डीसी के रूप में प्रमोट कर दिया। यहाँ अगर हम बात करें तो क्या परिवार में कोई और, क्योंकि 3 बार आपने आईएएस क्लियर किया, तीनों बार में आपने अच्छे नंबर यहाँ पर हासिल करे, लेकिन साथ साथ क्या परिवार में कोई और भी इस तरीके से शिक्षित, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी मिली परिवार में कहीं ना कहीं शिक्षा का जरूर अभाव रहा, जहां से आप आते थे वहां पर शिक्षा की काफी कमी रही, तो क्या परिवार में कोई और भी इस तरह के सिविल सर्विस? नहीं, मेरे परिवार, मेरे अलावा मेरे बेटा बेटी पढ़ रहे हैं। माँ बाप तो बिल्कुल पढ़ नहीं पाए, छोटा भाई भी थोड़ा पढ़ा है, बाकी तो दोनों बहनें, पत्नी या छोटे भाई की पत्नी, कोई पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल। तो ये आपको कहाँ से इसके लिए मोटिवेशन, कहाँ से आपको इसके लिए उत्साह मिलता था शिक्षा के लिए खासकर? दरअसल उस वक्त 6 साल से नहीं था कि हमको कुछ मोटिवेशन चाहिए, हम कुछ कर रहे हैं या कुछ बनना है। जब मैं 12वीं में ऑल राजस्थान बोर्ड मेरा 7th रैंक आया था, 7वीं पोजीशन आई थी, तब भी हम नहीं जानते थे कि ये आरएस क्या होता है, बस एक नौकरी मिल जाए। तो हरियाणा सरकार में जो के खंडेलवाल सर हैं, उनके पिताजी विकास अधिकारी हैं जो बहुत ही सम्मानित थे और हमारा बहुत ध्यान रखते थे। तो वो खेड़ी गांव के रहने वाले हैं। तो 12वीं पास जब मेरिट में आए तो मेरे पिताजी मेरे हाथ पकड़ के और के सर के पिताजी पास ले गए थे कि छोरा मेरिट में आया है, अब इसकी कहीं नौकरी लगवा दो, चपरासी रखवा लो। तो के सर के पापा ने कहा कि यार चपरासी कैसे रहेगा, ये सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उस वक्त तो हमको कुछ आइडिया नहीं था कि आईएएस बनेंगे, बस एक क्लर्क की नौकरी लग गई, फिर आरपीएससी क्लियर कर लिया ना। तो क्लर्क गया मैं 1995 में। तो क्लर्क का मतलब ही था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए, कमिश्नर, कलेक्टर, एवरीथिंग। तो 21 साल पहले जब मेरी पहली नौकरी लगी, उसके 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद हमें पता ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं की हमने, जैसे आजकल के बाल बच्चे प्लानिंग करते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे ना, ऐसा हमारा कोई आइडिया नहीं था। तो अभी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा संघर्ष कहीं ना कहीं किया, और अब तक की अगर हम बात करें, जो आईएएस अधिकारियों की बात करें, आईपीएस अधिकारियों की बात करें, उनमें सबसे ज्यादा संघर्ष जो है आईएएस अधिकारी मनीराम शर्मा ने किया। और ये पूरा उनका सफर जो है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सफर करके वो आज आईएएस की इस पोस्ट तक पहुंचे, जब उन्हें हरियाणा में जो कि जब डीसी की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि इससे पहले वो राजस्थान, उनका कहना है कि जब शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी थी मणिपुर में, वो इससे पहले रह चुके हैं, लेकिन जब हरियाणा में उन्हें उपायुक्त की पहली जिम्मेदारी नूंह में मिली है। इस तरीके से पूरा दिन रहते हैं परिवार के साथ, नूंह के लोगों की समस्याओं के साथ लोग जो है किस तरीके से निवारण करते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती जो है वो ये नूंह जिला है, सबसे पिछड़ा इलाका इसे हरियाणा का कहा जाता है। तो आपको दिखाते हैं किस तरह है उपायुक्त मनीराम शर्मा जी की दिनचर्या। हनी के नाम पर हो रही मनी की लूट से खुद को बचाएं। एफएसएसआई द्वारा निर्धारित 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खराब पतंजलि हनी अपनाएं। पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट। लक्ष्य प्योर घी फॉर लाइफ। लक्ष्य प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। आपको परिचय कराते हैं उपायुक्त महोदय मनीराम शर्मा जी के परिवार से। सीधे बात करें शर्मा जी, अगर हम बात करें, हम हालांकि आपके एक बेटा और बेटियां हैं, पूरा परिवार अभी आपके साथ हैं, तो परिवार में और कौन कौन लोग हैं यहाँ आपके साथ, और खासकर किस तरीके से दिनचर्या अक्सर रहती है? आप देख रहे हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है और ये मेरा बेटा है, अरविंद इसका नाम है। ये लगभग 17 साल हो गया है अब। और पीछे मेरी बेटी खड़ी है विनीता। बेटा और बेटी दोनों 10th क्लास में पढ़ते हैं। बाकी 2 बेटे हैं मेरे छोटे भाई के हैं। और घर पर माता पिता भी हैं बदनगढ़ी गांव में, और वहीं पर मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी रहते हैं। इस तरह कुल 10 सदस्यीय परिवार है, संयुक्त परिवार है हमारा। अगर हम
बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात करी कि पीछे जब आपने पढ़ाई शुरू करी तो कहना कि शिक्षा का अभाव था परिवार में, ज्यादा लोग शिक्षित नहीं थे। अब किस तरीके से आप परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं? हम देख रहे हैं भतीजे आपके हो गए, आपके बेटा बेटी हो गए, स्कूल जाने की तैयारी में है, इनको लेकर के क्या कुछ आगे को लेकर उम्मीद की जाती है और किस तरीके से आगे इनको मोटिवेट करते हैं? हाँ, छोटे भाई के दोनों बच्चे जो 12 और 14 साल के हुए, वो भी शुरू से मेरे साथ हैं, जो LKG UKG से साथ ही रह रहे हैं। और गांव में हमारे बहनों के बच्चों को हम पढ़ाई रहे हैं। तो मेरे से ज्यादा शिक्षा तो कोई नहीं जानता। ये सही है कि उस समय हमारे माँ बाप नहीं पढ़ पाए, हमारी बहनें भी नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं पढ़ गया था। इसलिए मेरा प्रयास है कि बच्चे और कुछ बने ना बने, पढ़ाई लिखाई तो कर ही ले कम से कम, ये प्रयास है। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, क्या सोचा? जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। मेरा काम सबसे पहले मुझ जैसे लोग जो विकलांग हैं उनके लिए सहायता करना है। मैं वास्तव में एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, शायद अगर मैं हो जाए तो हो जाएगा, वरना मेरे को डॉक्टर बनना है और पापा मेरे को बहुत अच्छा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर बन के गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। Till my son only 2 years back was also totally deaf, which means profound loss of hearing like me. वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाता था, सुन भी नहीं पाता था। बट 2 साल पहले उसका भी कोक्लियर इम्प्लांट हो गया एंड नाउ यू कैन सी वो भी बहुत अच्छी तरह बोल रहा है, सुन भी रहा है। एंड मेरी डॉटर भी है जो वो भी डेफ है, लेकिन अब वो भी डिजिटल हियरिंग एड की मदद से बहुत अच्छा सुनती है, बोलती है। सो मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा यह हुआ कि हम सुनने लग गए, हमारा पूरा परिवार ही बहरा था, वे सभी सुनने लग गए, तो इनके सबके सपनों को उड़ान लग गई। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख के बच्चे आगे पावन पर खड़े हो जाएं, बस अपन को अनपढ़ नहीं रह सकते, जैसे हमारे माँ बाप अनपढ़ थे ऐसे, बस ये चाहते हैं। परिवार के लिए एक पूरी बड़ी चुनौती रही है उपायुक्त साहब के पूरे परिवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मुश्किलों का सामना इन्होंने करा, इसी तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी शुरुआती जो है काफी मुश्किल रही थी। हालांकि पिछले 2 सालों में काफी सुधार जिंदगी के अंदर आया और जो सपने हैं जो बच्चों को लेकर के हैं उसे जरूर अब एक उड़ान मिल रही है। और कहीं ना कहीं इनका भी बच्चों का सपना है, जहाँ बेटा वैज्ञानिक बनना चाहता है, आगे बढ़ के बेटिया डॉक्टर बनना चाहती है, और इसको लेकर के पूरा जोर उन्होंने अपनी शिक्षा पे दिया हुआ है। अक्सर 4 से 5 बजे तक सुबह उठने वाले उपायुक्त महोदय का किस तरीके की दिनचर्या रहती है, इस पर बात करेंगे हम सीधे तौर से। अगर हम बात करें किस तरीके से दिनचर्या रहती है आपकी, क्योंकि कभी 4 और कभी 5 बजे उठते हैं, तो कैसे पूरा दिन समय बीतता है और क्या कुछ खास पूरी दिनचर्या में रहता है? दरअसल शाम को जल्दी सोने की आदत से सुबह जल्दी उठने की आदत काफी समय से बनी हुई है। सो सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक मैं जाग जाता हूँ। उसके बाद और ब्रश करने और शेव करने के बाद मैं ट्रेडमिल पे चला जाता हूँ। 5 बजे शुरुआत करता हूँ ट्रेडमिल की, तो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक 60 मिनट से 90 मिनट तक 10-12 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ रोजाना। इसके बाद रोजाना 1 घंटे अखबार पढ़ लेता हूँ और सुबह 7 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाता हूँ। 7:30 तक या 8 बजे से पहले पूरी तरह से नाश्ता करके तैयार हो जाता हूँ। तब तक कुछ मिलने जुलने वाले लोग आ जाते हैं, जैसे कि आपने भी अभी देखा। सो निवास पे जो आते हैं लोग, कैंप ऑफिस में 8 से 9 साढ़े 9 तक उनकी समस्याएं सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ और संबंधित अफसरों को उसी वक्त फोन भी कर देता हूँ। इसके साथ वो सुबह की मीटिंग ये तय हो जाता है कि आज ऑफिस में क्या क्या काम करना है, और प्राय 9 बजे 9:15 या 9:30 तक ऑफिस पहुंच ही जाता हूं, अगर कोई और मीटिंग ना हो तो, या कहीं फील्ड में न जाना हो तो। फिर ऑफिस में 9 बजे से कब 6, 7, 8 बज जाते पता नहीं चलता। लंच में आने की कोशिश करता हूं 1-2 बजे, पर हमेशा नहीं आ पाते। मेरी दिनचर्या का सबसे निगेटिव पार्ट ये है कि 9, 9:30 तक मैं बुरी तरह थक जाता हूँ और 9, 9:30 तक मुझे नींद आ जाती है। लेकिन डीसी बनने के बाद यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर बार कोई न कोई बात लफड़ा हो जाता है, तो 11-12 बज जाते हैं। सुबह फिर भी 4-5 बजे जग जाता हूँ, क्योंकि एक बड़े विकास की जरूरत आज भी मेवात को है, तो मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती जरूर है ये। देखिए पहले क्या हुआ, मेवात का विकास क्यों नहीं हो पाया, इन विषय में तो मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन भविष्य मेवात का है और
अब मेवात के विकास को कोई रोक भी नहीं सकता है। सरकार का भी पूरा फोकस मेवात पे है अभी। तो अभी जो आप जो दिल्ली की कह रहे हो या फिर गुड़गांव की कह रहे हो, उनका विकास उनकी भौगोलिक लोकेशन की वजह से हुआ था। मेवात इस भौगोलिक लोकेशन थोड़ा दूर पड़ गया था। लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि जितने भी निवेशक हैं वो इस बात को अच्छी तरह महसूस कर चुके हैं कि मेवात में ही अब गुंजाइश है अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो चुनौती पहले कभी रही होंगी ज्यादा, लेकिन आज की तारीख में मुझे कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारी राज्य सरकार बहुत ही सकारात्मक है। वो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि केएमपी एक्सप्रेस वे बन गया है और गुड़गांव से अलवर को भी नेशनल हाईवे नंबर 248 का दर्जा दिया जा चुका है और इस पे भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारी सरकार ने लगभग 63 सड़क ऐसी हैं जिनके लिए और हमको 60 करोड़ रुपए भेज दिया है। 6 महीने बाद मेरा दावा है कि मेवात में एक भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें गड्ढे हों। समस्या जो है वो सिर्फ मैन पावर की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं रहने दी जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं दी जाएगी, लेकिन मैन पावर जैसे कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटरों में सुपरवाइजर या अन्य जूनियर ऑफिसर्स नहीं है, या कि अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, ये समस्या जरूर बनी हुई है। हम इस बात का निरंतर फीडबैक चंडीगढ़ भेजते रहते हैं और उम्मीद है कि हमारी सरकार ने जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की है जल्दी ही मेवात में मैन पावर पूरी कर दी जाएगी। तो जो चुनौती की बात है वो एक जस्ट परसेप्शन है, लोगों के माइंड सेट में है। ऐसी कोई चुनौती मुझे नहीं दिखाई देती जिससे निपटा नहीं जा सके। तो कभी कहा जाता था कि सबसे पिछड़ा, लेकिन अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है नूह, और इसलिए चुनौती नहीं मानते उपायुक्त साहब, क्योंकि शुरुआत से इन्होंने चुनौतियों का ही सामना करा और चुनौतियों पर ही जीत हासिल करी, और शायद यही कारण है कि इस मेवात को अब विकास की ओर बढ़ते हुए देखा जा रहा है। दिन भर और किस तरीके की दिनचर्या रहती है इसके लिए आप साथ बने रहिए, मगर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पंद्रह खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। वादा किया था मैंने वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुबह 5 बजे से शुरू हुई दिनचर्या के बाद उपायुक्त महोदय अक्सर 9 बजे अपने कार्यालय पहुंचते, लेकिन यहाँ कार्यालय पहुंचने से पहले ही कई फाइलें और कई बैठकें उनका इंतजार कर रहे थे, और ऐसा ही आज की शुरुआत हुई जहां पर फाइल अपने सिग्नेचर के बाद उन्होंने बैठक भी ली स्वच्छता अभियान को लेकर। लेकिन अक्सर किस तरह की दिनचर्या थी और आज का जो बैठक थी, क्योंकि स्वच्छता अभियान को लेकर थी, किस तरीके से इस तरह की मुहिम चल रही है, क्योंकि विकास के लिए काफी अहम मान जाती है, इसी के लिए बात करेंगे। हम देख रहे थे सुबह जब दिन की शुरुआत हुई, सबसे पहले एक फाइलों का अंबार आपके पास था, आपने बकायदा वो फाइल पास कर सभी देखने के बाद आप यहाँ पहुंचे और एक बैठक, किस तरीके से पूरा दिन ऐसी मुहिम चलती है? ये जो अभी की बैठक थी, ये वास्तव में हमारे जिले को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए है। इसके लिए हमने और 3 चरणों में यह काम पूरा करने का निश्चय किया है। पहले चरण में हमने तावड़ ब्लॉक के 94 जो विलेज हैं और उसके बाद कुछ गांव पुनाना तहसील और फुलझिरका नगीना ब्लॉक और नूह के भी हैं। इन सारे गांवों को आपने देखा कि हमने सारे जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं और भी जिला अधिकारी हैं, उन सभी को 2 या फिर 3 पंचायतें गोद दे दी हैं। और हमारे सारे अधिकारी अपने नियमित कार्य के अलावा
शनिवार या रविवार को या अन्य वर्किंग डे में समय निकाल कर इन गांव में जाकर के उन सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं। जिन घरों में शौचालय नहीं है उनमें शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और जिन घरों में शौचालय बने हुए हैं लेकिन फिर भी वो बाहर खुले में टट्टी करने जाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि खुले में शौच जाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो शौचालय का इस्तेमाल करें। इस कार्यक्रम को मैं लगातार मॉनिटरिंग करता रहता हूं और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई ना हो, इसलिए हर सोमवार को 10 बजे सारे जिला अधिकारियों की मीटिंग तय कर रखी है। सो सारे जिला अधिकारी बिना कोई नोटिस के, बिना किसी सूचना के हर सोमवार को 10 बजे मेरे यहाँ इकट्ठा होते हैं। और आपने जैसा कि देखा, मैं हर गांव की उनसे रिपोर्ट लेता हूं कि पिछले सप्ताह में कुल कितने शौचालय बन गए। सो जैसा कि और हमको विश्वास है हम 30 सितंबर तक हमारे 1/3 जिले को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त करा देंगे, और 31 मार्च 2017 तक हमारा टारगेट है पूरे मेवात जिले को खुले में शौच के कलंक से पूरी तरह से मुक्त करा लिया जाएगा। मेवात को स्वच्छता अभियान सबसे ज्यादा यहाँ पर अहम माना जा रहा है। इसके साथ साथ हालांकि कई और अहम मुद्दों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी था, लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा था वो स्वच्छता अभियान को लेकर के था, और इसी को लेकर के बैठकों का दौर रहा। जागरूकता के लिए बाकायदा एक रथ को रवाना किया गया। तो इसी तरीके के तमाम प्रयास अक्सर विकास को लेकर के यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अक्सर ऑफिस में बैठक के बाद उपायुक्त कभी स्कूल और कभी अस्पतालों का दौरा करते हैं। आप भी देख सकते हैं कि आज भी नुहू के एक सरकारी अस्पताल के दौरे के लिए उपायुक्त आए हुए हैं, जहां पर वो अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर उनके साथ में चीफ मेडिकल ऑफिसर भी यहाँ के मौजूद हैं, जहाँ पर जो तमाम जो विभाग हैं अस्पताल के अंदर, चाहे हम टीबी के लिए बात करें या फिर अन्य जो विभाग है, वहाँ का दौरा कर रहे हैं। किस तरीके की समस्याएं उनके यहाँ पर सामने आती हैं, किस तरीके की परेशानियां लोगों को हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अधिकारियों से और डॉक्टरों से चर्चा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उपायुक्त महोदय इस वक्त अस्पताल के लिए दौरा कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई मरीजों से भी बात करी कि किस तरीके की समस्याएं उनके सामने आती हैं, चाहे वो दवाइयों को लेकर के हो, इलाज को लेकर के हो, क्योंकि इन दिनों एक बड़ी समस्या अगर हम बात करें तो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी सामने आ रही, तो उसको लेकर के यहाँ पर सफाई व्यवस्था किस तरीके की है, इलाज की व्यवस्था किस तरीके की है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उपायुक्त जो है अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। और ऐसा ही अक्सर उनका रूटीन जो है वो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि उपायुक्त जो हैं वो यहाँ का दौरे पे हैं, फिलहाल अस्पताल के दौरा कर रहे हैं उपायुक्त महोदय। और इसके बाद जो बताया जाता है कि अक्सर इसी तरीके से स्कूलों का और अस्पतालों का दौरा जो है उपायुक्त महोदय जो है करते हैं, जिस तरीके आज जिस तरीके से ये मेवात का दौरे पे हैं, फिलहाल अस्पताल के दौरा कर रहे हैं उपायुक्त महोदय। और इसके बाद जो बताया जाता है कि अक्सर इसी तरीके से स्कूलों का और अस्पतालों का दौरा जो है उपायुक्त महोदय जो है करते हैं, जिस तरीके आज जिस तरीके से ये मेवात का नुहू का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ का ये दौरा किया जा रहा है। पहले आवास पर जनता से मुलाकात, उसके बाद अपने कार्यालय में बैठकों का दौर, और उसके बाद जिले में कभी अस्पताल तो कभी स्कूलों का दौरा। इन तमाम अगर बात करें बैठकों के बाद, तमाम इन तरह के औचक निरीक्षण के बाद कहीं ना कहीं दिन की दिनचर्या किस तरीके की रहती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं उपायुक्त मनीराम शर्मा जी। शर्मा जी, आपने देखा कि सुबह से आपकी दिनचर्या काफी व्यस्त रही। सुबह 7 बजे से लोग आपके घर पे आ जाते हैं, लोग मिलने के लिए अपनी फरियाद लेकर, उसके बाद कार्यालय में बैठकों का दौर, उसके बाद इस तरीके के औचक निरीक्षण, किस तरीके से अक्सर ऐसे में दिनचर्या रहती है? दिनचर्या तो जैसा आप देख रहे हैं, अगर 24 में से 18 घंटे भी काम किया जाए तो कम ही पड़ते हैं। अब देखो, एक अस्पताल मेरा यहाँ आना भी काफी दिन बाद हो पाया, शायद मैं 1.5 महीने पहले आया था, लेकिन चूंकि ये मेरे निवास के सामने पड़ता है तो मैं 2 बार 11 बजे इमरजेंसी में भी यहाँ आ गया देखने के लिए। आपने देखा भी, मैंने पूछा भी था। तो ये दिनचर्या भी इसीलिए रखनी पड़ती है कि आपने देखा कि जितने भी मरीजों से हमने पूछा, सबने कहा कि दवाइयाँ पूरी मिल रही हैं। और ये दिनचर्या हम इसीलिए रख पाते हैं कि वास्तव में एक प्रकार का जज्बा होता है, काम करने का जुनून होता है। हर IAS ऑफिसर का यही सपना होता है कि वो एक ऐसी हैसियत पाले कि 4 भले आदमियों की, 4 गरीब आदमियों की, 4 मजबूर आदमियों की मदद कर सके। तो जब ये और जज्बा अंदर से पैदा होता है तो
दरअसल ये दिनचर्या कहीं भी बोझ नहीं लगती, ना कभी उबासी आती, ना कभी थकान होती है, और ये लगातार काम होते रहते, अब अनायास ही होते रहते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हमें अगर बात करें अस्पताल का, हमने देखा कि काफी सही भी है, हालत काफी अच्छी है, और उसका एक पीछे कारण भी अगर हम कहें तो क्योंकि मेवात स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं आगे विकास हो रहा है। मेवात में मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ साथ एक अस्पताल भी काफी अच्छी हालत में दिखा, जहां पर लोग कहीं ना कहीं काफी सहमत नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ जो जानकारी मिली कि आप एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करना चाह रहे थे, उसके लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है एमडीए के तहत, जो कि दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा को ताकि लेकर के, क्या इसको लेकर के भी कोई प्रोजेक्ट है और क्या कुछ इसको लेकर आपका सपना? जी, आपने सच सुना है। एक्चुअली क्या है कि हमारे नगीना ब्लॉक में हमने एक बिल्डिंग तैयार कराई है जिसमें 31 कमरे हैं, 31, और अभी उसमें रेनोवेशन काम चल रहा है, जिसके लिए मैंने एमडीए से 22 लाख रुपए दिए हैं। तो अक्टूबर के मध्य में 15-20 अक्टूबर के आसपास हम हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। मेरा प्रयास होगा कि पूरे हरियाणा में सबसे अल्ट्रा मॉडर्न हाईटेक डेफ म्यूट स्कूल, मतलब गूंगे बहरों का स्कूल मेरे जिले में खुले। दरअसल क्या है कि मेरे अपने जिले मेवात में और डेफ म्यूट हैंडीकैप यानी कि अंधे और बहरनी, गूंगे और बहरों की विकलांगता बहुत ज्यादा है, और हमारे इन बच्चों को गुड़गांव फरीदाबाद जाना पड़ता है। तो इसके लिए और हमको महामहिम राज्यपाल महोदय और डॉक्टर अमित अग्रवाल सर, उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जल्दी ही हम न केवल उन गूंगे बहरे बच्चों के लिए 10वीं क्लास तक की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, बल्कि उनको कंप्यूटर सेट, हाईटेक क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर नॉलेज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम शुरू करने जा रहे हैं, और ये हमारा सपना अगले 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, साकार हो जाएगा। उम्मीदें नहीं, संघर्ष में विश्वास करते हैं, और यही कारण है इसी संघर्ष की बदौलत लगातार गांव से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की शिक्षा की शुरुआत करी थी और आखिरकार आईएएस बने। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, विषम परिस्थितियों में भी प्रतिभाशाली अपना आयाम हासिल कर ही लेता है। कुछ इसी तरीके की कहानी है आईएएस अधिकारी मनीराम शर्मा की। एक मजदूर गरीब परिवार में जन्मे आईएएस मनीराम शर्मा ने दिव्यांग होने के बावजूद भी अहम मुकाम हासिल किया। खैर, अफसरनामा के इस सफर में आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर आपको रूबरू कराएंगे किसी और प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी से, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला अभी जारी है।